अगर इन बच्चों में से किसी ने आगे बढ़ना है ना, तो वहाँ पे उनके उस्ताद की मेहनत और उसके माँ बाप की सपोर्ट आती है। ठीक है। वहाँ पे उनका अपना ज़ाती पैसा आता है। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं देन यू नो यू आर गोइंग टू ब्रेक योर लेग्स, राइट। ठीक है। इसके लिए अगर आपकी ग़िज़ात अच्छी नहीं है, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, यू आर नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ कैल्शियम एंड न्यूट्रिशन, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कभी ना कभी टूट जाएगा। अच्छा, स्कूबा डाइविंग के लिए मैं स्पेशली जानना चाहूँगा कि ये एक ऐसी गेम है जो यहाँ पे है ही नहीं है, ना होने के बराबर है, ख़त्म हो रही है क्योंकि स्कोप कम है, क्योंकि मीडिया दिखाती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोग इन गेम्स को चला रहे हैं वो बूढ़े हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी ये पॉडकास्ट बहुत ही धमाका खेज होने वाली है। वो क्यों? सीरियसली आज की जो गेस्ट है मेरी, अपनी लाइफ में मैंने ऐसी फ़ीमेल नहीं देखी जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया हो। यकीन करें कि मुझे लिखना पड़ा कि ये क्या क्या कुछ करती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, एथलीट हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, माउंटेनियर हैं, आर्चरी भी खेलती हैं, स्विमिंग भी करती हैं, हॉर्स राइडिंग करती हैं, साइकिलिस्ट हैं, स्कूबा डाइविंग करती हैं, ड्रम प्ले करती हैं, मॉडल हैं, शूटर भी हैं, पायलट बन रही हैं, प्रोफेशनली शेफ़ का कोर्स भी किया हुआ है, पैराग्लाइडिंग भी की हुई है और फायर फाइटर भी हैं। सीरियसली इतना कुछ। आज की मेरी गेस्ट का नाम है फ़ातिमा नासिर। फ़ातिमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाने के लिए। फ़ातिमा, इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया आपने? काफ़ी टाइम था करने के लिए। अच्छा, बताइए ज़रा शुरू से, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइएगा। इनफैक्ट लेट्स स्टार्ट विद योर अर्ली लाइफ। कहाँ पैदा हुई हैं आप और आपकी एजुकेशन शुरू में किस तरह से रही? आई वॉज बॉर्न इन कोयटा एंड एजुकेशन मेरी एज़ यूजुअल APS की है सारी। एंड when I settled in Lahore, that's when everything, you know, took a next step to everything that I achieved in life. राइट, एंड इट वाज इन द ईयर ऑफ लाहौर जब आप मूव हुई? लाहौर में आई हूँ कोई 2011 नहीं 12। 2012 में। और उस वक्त आप स्टडीज़ में होंगी अपनी डेफिनेटली। यस। क्या कर रही थी उस वक्त? मैंने मैट्रिक ख़त्म किया था, उसका लास्ट ईयर था 10th क्लास, एंड देन आई went to my college in 2013. ओके। तो ये तो वहाँ पे जब आपने एजुकेशन के दौरान ही अपनी सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ आपने स्टार्ट की, या यू हैव बीन बस पढ़ाकू वाला बच्चा थी? नहीं, I was never a पढ़ाकू बच्चा। अच्छा। Never. I was always that backbencher, that failure basically. अच्छा। Well, like तो मैं कभी नहीं कहूँगी मैं कभी थी। It was just an underestimation of my teachers towards me. And I think कि I was always that hyperactive child जो चीज़ें practically बहुत जल्दी समझ जाती थी। When it comes to the written and the sitting and boring part, जो बैठ के बस आप पढ़ते रहो, रीडिंग करते रहो, उसमें मैं I had no interest. So I was a very sharp kid, but at doing things instantly. ठीक हो गया। आपने अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनी आप, ये इसके पीछे क्या माजरा है? कोई पेरेंट्स की तरफ से ये विश थी या ख़ुद की ख्वाहिश थी कि मैं मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना है? I mean, well, pre-medical था FSC. उसके बाद I had to pursue some medical field. Being a ठीक है। sports woman, physiotherapy सबसे ज़्यादा मैच करती थी। तो I pursued that from University of Lahore. And yeah, my dad wanted me to be a doctor. ओके। Yeah. अच्छा, किस साल में या किस ग्रेड में थी आप जब आपने अपने स्पोर्ट्स में पहली एक्टिविटी स्टार्ट की? कौन सी स्पोर्ट्स थी वो, या कौन सी आपने समझा कि अब मुझे थोड़ा सा ज़रा बाहर निकलना है अपने शेल में से? यूजुअली हमारे यहाँ फ़ीमेल का तो यही है ना कि स्पोर्ट्स का तो ताल्लुक दूर दूर तक भी नहीं है। अगर होता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आधी स्पोर्ट्स खेल लेंगे, लेकिन मल्टीपल स्पोर्ट्स 14-15 का मैंने नाम लिया। डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने इन सब के अंदर मास्टरी की और अचीव किए, गोल्ड मेडल्स भी लिए, सिल्वर मेडल भी आपने लिए। तो पहली स्पोर्ट कौन सी थी जिसको आपने परस्यू किया? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है वैसे। पहली स्पोर्ट्स I don't remember, I guess athletics, like running. I was a good runner and उसमें मैंने काफ़ी medals उठाए. Apart from that, I used to do taekwondo as well. अच्छा। I'm a blue belt in taekwondo and tennis भी खेलती रही हूँ। Like जो मुझे याद है जहाँ तक basics हैं, tennis, badminton, tennis, horse riding, taekwondo and swimming were the 4 games जो मैंने शुरू की थी when I was like 9 years old. Like Okay. regular खेलती थी।
बट इन सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के पीछे रीज़न इज़ जस्ट दैट आई एम अ वेरी हाइपर एक्टिव चाइल्ड एंड हर वक्त एक्टिव रहने की मुझे आदत है, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, पार्कोर करती हूँ या रनिंग करती हूँ या स्विमिंग करती हूँ। तो हर टाइम फिज़िकल रहना, भाग दौड़ लगाए रखना। वो बच्चे नहीं होते जो जिनको शुगर मना होती है कि इस बच्चे को चीनी नहीं देनी, ये हाइपर हो जाते हैं, मैं वो बच्ची थी। बट हाउ डिड यू मैनेज टू कन्विंस योर पेरेंट्स या जो बाकी फैमिली का प्रेशर होता है, और आपने कोई भी ऐसी स्पोर्ट चूज़ नहीं की जो कि आल अपेरेंटली लड़कियां खेलती हैं हमारे माशरे में स्पेशली, तो किस तरह से ये डेफिनेटली एक हीट तो आई होगी पेरेंट्स की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी, और सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, तो बीइंग अ फीमेल किस तरह से मैनेज किया उस वक्त? Well, I was always a very competent athlete. ठीक ठीक है. है, और when it comes to permissions, I don't think I need permissions, क्योंकि मैंने अपनी अचीवमेंट से ही इतना प्रूव कर दिया था अपने पेरेंट्स को दैट दे कुड नॉट स्टॉप मी। दे वर लाइक ठीक है, हमारी बेटी ने अगर ये चीज़ चूज़ की है, कुछ सोच समझ के की है, एंड शी अचीव्ड इट। यानी कि अगर माई पेरेंट्स वुड स्टॉप मी कि तुम लोग साइकिलिंग पे मत जाओ, हर संडे जाते हो, आवारागर्दियाँ करते रहते हो, बट इवेंचुअली महीने में 1-2 बार मैं अपने मेडल्स उठा के घर ले आती थी। मैं जिस स्पोर्ट्स में जाती हूँ मैं वहाँ अचीवमेंट्स मेरी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। स्विमिंग हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, साइकिलिंग हो, जिजित्सु हो, कुछ भी हो, मैं उसमें अचीव करती हूँ। और जब मैं इनाम लेके घर आती हूँ तो माई पेरेंट्स फील प्राउड, सो दे डू नॉट गो फॉर स्टॉपिंग मी। बचपन में हाँ बहुत ज़्यादा, हम जब क्योंकि हम कैंट में रहते थे तो वहाँ पे पेरेंट्स को टेंशन नहीं थी कि बच्ची बाहर जा रही है। इट वॉज़ अ वेरी सेफ एंड सिक्योर प्लेस। तो आर्मी से बैकग्राउंड है बेसिकली हाँ आपका? जी, ठीक है. तो उस वजह से इतनी हमें पाबंदी नहीं थी। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को लाहौर में आके ज़्यादा परस्यू किया, थोड़ा सा पेरेंट्स थोड़ा सा हिचकिचाए कि अब हमारी बेटी बहुत ही आवारागर्द होना शुरू हो गई है। बट देन अगेन मैंने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स उठा के इन रिटर्न ऑफ ऑल दैट मैंने जब रखी सामने, तो माई पेरेंट्स वर प्राउड एंड दे वर हैप्पी, एंड दोबारा उन्होंने रोका नहीं, नहीं। तो एक्चुअल में आवारागर्दी करती भी थी या सिर्फ सीधा सीधा गई बस अपनी गेम प्ले की एंड यू कम बैक होम? वेल आई मीन अगर आप बाहर जा रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि आप सीधा घर ही आओगे, बीच में नाश्ता चल जाता है, यहाँ पे आपकी दुकानें नज़र आ जाती हैं, आई मीन कुछ लोग मिल जाते हैं, कोई फ्रेंड्स के साथ प्लान बन जाता है, कुछ ना कुछ तो आ जाता था। तो इट वाज अ गुड सीन, आई मीन आई गेस आई कॉम्पनसेटेड वेरी वेल राइट. रिटर्न ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि जब आप किसी भी कोई एक गेम खेलना शुरू करते हैं और आप उसके अंदर कुछ अचीवमेंट लेना शुरू करते हैं, तो रादर देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन आप उसी के अंदर एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। आप ठीक है, पहले आप स्टेट लेवल पे आते हैं, फिर आप आगे जाते हैं, फिर नेशनल लेवल पे खेलने की कोशिश करते हैं, फिर इंटरनेशनल जाते हैं। तो आपने इंटरनेशनल की तरफ क्यों नहीं देखा या नेशनल लेवल पे क्यों नहीं गई रादर देन जस्ट स्विचिंग बिटवीन मल्टीपल गेम्स? Well, if you had studied me properly, मैंने more than 10 games national level पे खेली जी हुई हैं। बिल्कुल. And international पे मैं इसलिए नहीं गई because I had to pursue my studies and focus on my profession, my future. And I think I could have been a really good athlete अगर मैं वहाँ international पे चली जाती, मेनली स्विमिंग की फील्ड में। इसीलिए मैंने यही रीज़न है कि सवाल पूछा भी कि जब आप नेशनल लेवल पे भी कुछ में आपने गोल्ड मेडल भी उठाए, कुछ में सिल्वर भी, तो व्हाई नॉट इंटरनेशनल? ये तो एक समझेंगे ड्रीम होता है ना किसी भी एक एथलीट का या स्पोर्ट्स पर्सन takes a का. lot वो तो है to बिल्कुल. get something like that. मतलब कि आपने जब ठीक है नेशनल लेवल तक आपकी पढ़ाइयाँ भी चलती हैं, पेरेंट्स भी चलते हैं, सब कुछ चलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल खेलने की वेट ही इतना ज़्यादा उसका वज़न है कि आपने उसके ऊपर ना उसको बराबर करने के लिए बहुत कुछ अपना छोड़ना पड़ता है। पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, पेरेंट्स, घर, सब कुछ, क्योंकि आपको हाई फोकस चाहिए होता है इन चीज़ों के ऊपर। एग्जैक्टली, एंड यू ऑल्सो बिकम अ पब्लिक फिगर. ऑल्सो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप या तो वो 2-3 लोगों को खुश कर लो घर बैठ के कि अच्छा नहीं खेलती मैं, या तो अपने अगर आपने पूरे मुल्क को खुश करना है ना, और एंड जब इंटरनेशनली कोई प्लेयर जाता है अचीव नहीं करता तो उसको जज करने वाला पूरा मुल्क होता है। एग्जैक्टली. एंड दे गेट डिसअपॉइंटेड। तो जब तक आपको फील ना है ना कि आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, डोंट गो फॉर इट। आई थिंक अगर मैंने इंटरनेशनली करना था तो मुझे इसके ऊपर बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ना था, जिसके लिए मैं रेडी नहीं थी उस टाइम पे। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आती है? ये डेफिनेटली देखें, एक स्पोर्ट्स कोई भी चाहे किसी भी लेवल पे आप खेलें, उसके लिए यू नीड अ रेगुलर मोटिवेशन, स्पेशली जब आप एज के साथ साथ आप बढ़ते जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, तो फिर भी आपने कंटिन्यू रखा टिल डेट इस चीज़ को, तो मोटिवेशन कहाँ से आती है आपको? ये Realization of time, realization of life, that you are not going to live another day, maybe you are not going to live another life,
आपको ज़िंदगी एक बार मिलती है, अगर हाँ यू गेट इनटू सम ट्रेजेडी एंड लिव अगेन देन दैट्स अ ब्लेसिंग, बट हु नोज़ कल क्या होना है। आई मीन कितना कुछ आपके सामने, आपका फ्यूचर है, जो आप यहाँ अपना 10 साल का प्लान बना के बैठ जाओ कि अच्छा नहीं आज नहीं कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, अगले साल कर लूँगी, या ये वो। तो आई डोंट डिपेंड ऑन टमारो, आई डोंट डिपेंड ऑन द फ्यूचर, कि जो करना है आज शुरू करना है, आज उसका प्लान बनाओ। हाँ अगर वो डिले होता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से, इट विल टेक टाइम, दैट इज़ विद पेशेंस। फिर ऐसी चीज़ों में आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन you should know that your age, your time, your life, the blessings around you are there and in that moment. कल शायद ना हो। तो बेसिकली ये आप अपने आज को अच्छा जीना चाहती हैं। हाँ एग्जैक्टली, आई मीन अगर मैंने स्विमिंग करनी है, अगर मुझे कुछ करना है, मैं चाहती हूँ मैं कर लेती हूँ, ठीक है। जस्ट बिकॉज मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हुई है लाइफ के अंदर कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं फ्रेंड्स के ऊपर नहीं टाइम वेस्ट करती हूँ, मैं ज़्यादा घर बैठ के बुक रीडिंग वाली बंदी नहीं हूँ। आई एम मोर ऑफ एन आउटडोर पर्सन, हर टाइम कुछ ना कुछ करते हैं, बहुत प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी भरी हुई है मेरे अंदर। तो सोच लो दोस्तों को आपने सीधा रगड़ दिया, इसमें नाराज़ हो जाएगी। कोई मसला नहीं, मतलब यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस कि भाई दोस्त अगर सुन भी लेते हैं तो ठीक है, मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस मामले में। अगर दोस्त मेरी पे करते हैं मेरी हर चीज़ के लिए, तो आई वुड हैव बॉदर्ड। राइट। अच्छा, इसमें आपने जब टाइम के साथ साथ अपने इस शौक को चेंज भी किया, इसमें से कौन सी स्पोर्ट ऐसी आपको लगी कि जिसमें आप समझती हैं कि एज ए कंट्री हमें थोड़ा एक्सेल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें आना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को, ताकि इसको हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज करवा सकें? आई थिंक हमारी मीडिया को पॉलिश करने की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि जब मैं AGC खेलती थी, हमारे पास कोई तो कम से कम 200 बच्ची होती थी खेलने के लिए स्विमिंग में। मेरे पास, मेरे साथ हमारी हॉकी टीम, हमारी फुटबॉल टीम, शूटिंग, साइकिलिंग, देयर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स जो मैंने नेशनल लेवल पे खेली हैं और मैंने मैदान भरे हुए देखे हैं। सही। अब जैसे माउंटेनियरिंग को हमारे मीडिया ने हाईलाइट किया है, पूरे पाकिस्तान को पता है अच्छा कोहे पे माई कोई चीज़ है, बिल्कुल ठीक है, माउंटेनियरिंग कोई चीज़ है। हमारे यहाँ पे सतपाराज हैं, हमारे यहाँ पे शरोज़ काशिफ है, हमारे यहाँ पे समीना बेग है, नाइला कियानी है, ये सब लोग हैं। इवन माई सेल्फ बींग अ माउंटेनियर ऑफ द पार्ट, बट दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मीडिया ने हाईलाइट की है, तो चीज़ सामने आई है, लोगों की एक अवेयरनेस हुई है, एंड नाउ पीपल हैव स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू इट। राइट। इसी तरह अब जैसे क्रिकेट हो जाए या जैवलिन थ्रो हो जाए, ठीक है, एंड देन ओलंपिक लिफ्टिंग, तलहा, ये कैसे हुए? बिकॉज मीडिया ने हाईलाइट किया इन चीज़ों को। लोग अब सारे के सारे लोग जो हैं डिजिटल हैं, दे आर ऑल ऑफ देम आर ऑन ब्लैक स्क्रीन्स। वो स्क्रॉलिंग करते हैं, उनके सामने जब 10,000 बार एक जैवलिन थ्रो वाला बंदा आ रहा है, वो रिकग्नाइजेशन आ रही है, अब उनको पता चल गया अच्छा दिस इज़ अ स्पोर्ट, ठीक है। वो स्पोर्ट के अंदर मज़ीद लोग जाएंगे, बिकॉज वो एक बंदा जो है मोटिवेशन बन गया सब के लिए। True. तो अगर मीडिया हमारी पॉजिटिव चीज़ों को कर रही है ना, तो फिर मीडिया किसी भी चीज़ को उठा सकती है। बिल्कुल। हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स की कमी नहीं है, हमारे मुल्क में सब कुछ है, लेकिन जब बच्चों की नज़रों में नहीं आएगी कोई अच्छी चीज़, जब बच्चों के घर के सामने पार्क नहीं बने हुए, जब बच्चों का एक्सेस नहीं है स्पोर्ट्स ग्राउंड तक या किसी भी फील्ड तक या स्विमिंग पूल्स तक, हाउ आर दे गोइंग टू प्ले दैट? एग्जैक्टली। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गई थी, तो फिर मैं एक नेशनल लेवल की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। उससे पहले तो मैं एक नॉर्मल सी स्विमर थी, ठीक है। जब मेरे सामने मैदान आया तो मैंने खेलना शुरू किया। बिल्कुल। और जहाँ तक मोटिवेशन की बात है इन चीज़ों में भी, दैन दैट्स माई इंस्टाग्राम, जहाँ से मैं मोटिवेशन, जब मैं अपनी एक कह लें पब्लिसिटी करती हूँ, मैं कोई चीज़ लगाती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि आज ये था, ये मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा है, लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, लोग इम्प्रेस होते हैं, उनका एक पॉजिटिव फीडबैक देख के मैं मज़ीद मोटिवेट होती हूँ। Right. और फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, मैं अपनी फील्ड में अच्छा कर रही हूँ। मैंने हर फील्ड जो स्पोर्ट्स की फील्ड है ना, मैंने जिसमें काम किया है, पार्टिसिपेट किया है, अचीव किया है, मैंने उनको एक प्रोफेशनल लेवल तक किया है, टू दैट एक्सटेंट दैट आई कैन रिप्रोड्यूस दैट स्पोर्ट। राइट। मैं दोबारा से सिखा सकती हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर बन सकती हूँ। तो उस लेवल तक मैंने किया है, एंड देन उससे आगे फिर आपके पास इंटरनेशनल लेवल रह जाती है, Right. जिसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ फंडिंग्स, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम सैक्रिफाइस, ट्रेनिंग स्पेशली। इवन फातिमा, मैं ये समझता हूँ कि फंडिंग की आपने बात की, हमारे यहाँ सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में बच्चों का ना आने की रीज़न ये है, क्रिकेट छोड़ दें,
क्रिकेट एक ऐसी है जिसमें थोड़ा सा ग्लैमर आया है, हाइप आई है, उसकी वजह से थोड़ा सा पैसा भी अब नज़र आने लगा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप जितनी भी हमारी बाकी स्पोर्ट्स हैं उनको देखें, बहुत सारी ऐसी हैं कि हमारा अभी जिस तरह 2-3 मेडल भी उठाए, पता ही नहीं है वो स्पोर्ट्स कहाँ से आई, किस तरह आई। अच्छा, वो मेडल लाने के बाद भी बेचारे रो रहे हैं, किस वजह से? कोई फंडिंग नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे, इवन कोई इंस्टीट्यूशन इस लेवल पे तैयार ही नहीं है कि उनको कोई फंडिंग कर सके। जिस तरह आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल खेलने के लिए यू नीड लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें एक मेजर फाइनेंस भी है। अब जैसा बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में अक्सर हमारे यहाँ जाते हैं बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी स्ट्रगल यही है कि एक बॉडी बिल्डर को कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ चाहिए जस्ट खाने फॉर के द लिए। न्यूट्रिशन, Yes. लेकिन वो है ही नहीं उन बेचारों के पास। तो इसमें आप समझती हैं कि कुछ हो रहा है पाकिस्तान लेवल के ऊपर, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा बना है, या जिस तरह आपने यूनिवर्सिटी की बात की अपनी, कि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको फाइनेंशियली इस तरह से सपोर्ट किया कि आप आगे तक भी जा सकें? नहीं, नहीं किया? यूनिवर्सिटी ने मुझे सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड की, ठीक है। ठीक है, लेकिन मी बीइंग एन एथलीट आई नो दैट हाउ हार्ड इट इज़ टू एक्चुअली compete in that time span and giving your best. I used to lose 10 kgs within 3 days. जो लास्ट मैंने नेशनल्स खेले थे उसमें मेरा वेट था 59 kgs, और तीसरे दिन पे आई वॉज 41 kgs। ये मेरा ड्रॉप 51 kgs था। ये मेरा ड्रॉप हुआ था बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने जो स्पोर्ट्स करनी थी, कुछ ऐसा हुआ था, मेरे सर ने मेरी गेम चेंज कर दी, ब्रेस्ट स्ट्रोक की जगह मुझे बटरफ्लाई कह दिया। क्योंकि आई वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड तगड़ी किस्म की मैं अपनी टीम की एथलीट थी। राइट। तो उन्होंने मेरी गेम चेंज कर दी। जहाँ मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक करनी थी, जहाँ मेरी जान लगनी थी ज़्यादा से ज़्यादा 60-70%, वहाँ बटरफ्लाई डाल दी और उसमें मेरी 100% जान लगना It's one of the most difficult I posture. lost like 9 to 10 kgs, which is very hard to recover. And it was during the training? हाँ, 3 दिनों के अंदर मेरा वेट ऐसे घटा है। अच्छा। क्योंकि वो ब्रेस्ट स्ट्रोक एक बटरफ्लाई है ही ऐसा स्ट्रोक जिसके अंदर आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, बहुत जान लगती बिल्कुल है। ऐसे है, बिल्कुल। व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशंस, कोई भी ऐसी इदारा नहीं है जो आपके न्यूट्रिशंस पूरा करता है। ये खाना पीना जो होता है आप लोगों को खुद करना पड़ता है। अगर तो लेट्स से आई नो दिस वन प्लेस जो कि अखाड़ा है, एक पहलवानों का अखाड़ा नहीं होता, हाँ बिल्कुल, अंदरून में कश्मीर गेट के बिल्कुल सामने है। सही। वहाँ जो पहलवान होते हैं जो हैं, मैंने देखे हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं, सारी एज के हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है। वो लोग वो सताई होती है, सरदाई, हाँ सताई वो सरदाई, something इट्स like बेसिकली that. मिक्स ऑफ मल्टीपल Grains, बादाम उसमें आते हैं, वगैरह। बादाम कुछ इस तरह करके। हाँ Exactly. बिल्कुल। तो वहाँ मैंने देखा है वो उनकी न्यूट्रिशन इस तरह से पूरी करते हैं, वो बाकायदा बनाते हैं अपने हाथ से। मैं बट टू बी बनाते वेरी हैं, ऑनेस्ट दैट्स छानते हैं। ऑल्सो देसी तरीका, उसमें भी कोई मतलब कोई साइंस नहीं है कि जी इतने आप लेंगे तो इतनी प्रोटीन जाएगी, इतनी कैलोरीज जाएंगी। देयर इज नो सच मेथड। Exactly, वो उन्होंने खुद से किया हुआ है, भाई हमने जाना है 2 किलो दूध पीना है, 1 किलो कीमा खा लेना है, हमने ये सरदाई के 2 गिलास पी लेने हैं, उसके बाद हमने जो है रात के टाइम पे जो है सुबह के टाइम पे इतने अंडे वाइट वो ले लेने हैं बस। ये तो देसी तरीका है ना। बट एक जो प्रॉपर एथलीट की डाइट है, कितने उसके अंदर कैलोरीज जा रही हैं, कितने कार्ब जा रहे हैं, कितने वो लूज़ करेगा डेली, वो तो सारी कैलकुलेशंस है ना, ये एथलीट को चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए आपको एक प्रॉपर एक पूरी एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होती है, ठीक है। अगर आप कोई भी ऐसी डिपार्टमेंट नहीं है जो प्रोवाइड करे कि अच्छा हमारे पास एक बच्चा आ रहा है खेलने, बेटा हम आपका खाना पीना भी पूरा करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, हम बता देंगे आपको क्या खाना है, उस बच्चे को खाना खुद पूरा करना होता है। यूर एट योर ओन, आप वो उसको मैनेज करें। बट यू बीइंग अ ट्रेनर, आप डेफिनेटली इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो क्या आपने भी कुछ ट्राई नहीं किया अपने एंड पे, कोई ऐसी सर्टिफिकेशन जहाँ इतना कुछ आपने अचीव किया? मैं अगर कर भी लूँ तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट गिविंग इट फॉर फ्री। ऑफ कोर्स मेरे पास बच्चे आ रहे हैं सीखने, दे पेइंग फॉर इट, एंड देन मैं उनको बता भी रही हूँ। उनकी गाइडेंस जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर बच्चे को सिखाना बताना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन मैं उनके घर में नहीं रहती कि मैं उनको बताऊँ किस तरह से क्या खाना है, या आई कीप एन आई ऑन देम। बच्चे को इस साइड पे रिस्पॉन्सिबल खुद होना चाहिए। अगर मैंने बच्चे को कहा है कि आप बेटा आपने ये नहीं खाना, आपने ट्रेनिंग कर लिया, आपने बर्गर्स नहीं खाने, अगर वो यहाँ से जाके कुछ और खा रहा है तो फिर आई हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। ऑफ कोर्स वो तो है। जब तक अब देखें वो आपकी सुपरविजन में, उस वक्त तक तो आप कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन आफ्टर योर सुपरविजन वो तो अपने उस पे है ना जो करना चाहिए। गवर्नमेंट में भी हम जो गवर्नमेंट है उसने आप लोगों को ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हैं। जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है वो एक बहुत रौनक से भरी हुई जगह है जहाँ पे एथलीट्स भरे हुए हैं। वहाँ पे आपको लड़कियाँ मिलेंगी, लड़के मिलेंगे, हर बच्चा मिक्स खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है,
वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, स्क्वाश खेल रहे हैं, लॉट ऑफ गेम्स है, बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, हर रोज़ शाम को आते हैं। उसकी फ़ीस जो है 500 रुपीज़ है सिर्फ, क्योंकि इफ़ यू आर यूजिंग द ग्राउंड यू हैव टू पे फॉर इट। रिस्पॉन्सिबल एथलीट वही होता है, बच्चा होता है जो एटलीस्ट थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जो मुफ्त की चीज़ होती है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, उसकी कोई कदर नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये छोटी सी एक कदर पैदा करने के लिए एक छोटी सी फीस रखी हुई है। तो वैसे भी सब्सिडाइज है ये ऑलरेडी। 500 तो क्या मिलता है आजकल, शेक नहीं आता अच्छी जगह से। बेहतरीन वहाँ पे ग्राउंड्स बनाए हुए हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में, कदाफ़ी में, ये सब बच्चों के लिए कि वो खेलें जाएं, और उनको वहाँ पे ट्रेनर्स भी प्रोवाइड किए हैं। सबसे अच्छा फातिमा, ये बताइएगा, आपने ये बात की स्पोर्ट्स बोर्ड की, फॉर एग्जांपल वहाँ 100 बच्चा है, 100 में से एज ए ट्रेनर आपको नज़र आता है कि ये 10 या 5 बच्चे ऐसे हैं जो आगे जाके कुछ कर सकते हैं। क्या उन बच्चों को पंजाब बोर्ड या गवर्नमेंट जो है वो ओन करती है कि हाँ इन बच्चों को हम उठा लेते हैं, इनकी हम प्रॉपर नर्सरिंग करेंगे और आगे जाके इनको नेशनल लेवल पे खिलाएंगे या इंटरनेशनल लेवल पे? मेरा नहीं ख्याल, आई एम सॉरी बट आई हैवंट सीन दैट। अगर इन बच्चों में से किसी ने आगे बढ़ना है ना, तो वहाँ पे उनके उस्ताद की मेहनत और उसके माँ बाप की सपोर्ट आती है। ठीक है, वहाँ पे उनका अपना ज़ाती पैसा आता है। हाँ, अगर उनको यहाँ पे फंडिंग्स मिल जाए, कोई कंपनी आए कहे ठीक है आपका बच्चा अच्छा है स्पोर्ट्स में, हम इसको फंड करने को तैयार है, वो उसकी मेहनत, उसकी ट्रेनिंग पे पैसा लगाएंगे, डबल ट्रिपल ट्रेनिंग होगी, अच्छे तरीके से होगी, प्रॉपर इक्विपमेंट होगी, बिकॉज ग्राउंड इज़ नॉट इनफ। आपको एक जिम ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है उसके लिए। ऑफ कोर्स आपको आपकी डाइट पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो लेकिन आपके न्यूट्रिशन पूरे नहीं है, बॉडी की अपनी ग़ज़ात पूरी नहीं है, फ़ायदा क्या कि वो फिर उल्टा बोझ डालने वाली बात बिल्कुल है। ऐसे ही है, बिल्कुल। और फिर आपके पास अच्छा उठना बैठना, कंफर्टेबल शूज़, कंफर्टेबल क्लोथ्स, एंड देन आना जाना, ट्रेनिंग, एक्सपोजर्स, एवरीथिंग काउंट्स। जब आपके पास फंडिंग्स आ जाती हैं, फंडिंग्स की से बच्चा ज़मीन आसमान के फ़र्क पे आगे निकल जाता है। वैसे भी देखें, एक प्लेयर, कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर कोई प्लेयर है ना, उसके पास स्किल्स तो आ गए, लेकिन जब उसके पास इक्विपमेंट नहीं होगा तो वो नहीं खेल पाएगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने नीचे टेबल टेनिस खेलनी शुरू की, तो पहले मेरे पास अच्छा झूला का रैकेट मैं यूज़ करता था या तिबार का, तो अभी मैं वो यूज़ कर रहा हूँ चैम्पियन का 1000 रुपये वाला रैकेट। तो यकीन करें कि बॉल टेबल पे आता ही नहीं है। ठीक है, क्यों कि टेक्निक आती है खेलने की, लेकिन वो है ही बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आम जुबान में फटा है, रैकेट ही नहीं है प्रॉपर। तो एक अच्छे प्लेयर को उसके पूरे इक्विपमेंट का होना लाजमी है, उससे उसकी इंजरीज भी कम होती हैं, उससे उसकी जो स्किल है वो भी बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। क्योंकि जब आपने जाके अपने ओपोनेंट के साथ खेलना है तो डेफिनेटली उसके पास तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया की मैं आपको बात बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर माई ब्रदर वाज टेलिंग मी कि कोई भी बच्चा 3 साल की एज में जब वो स्कूल में डालते हैं या 4 साल में जब जाता है तो वो बच्चे को वहीं से मॉनिटर करना शुरू करते हैं। 5 साल की एज तक जो बच्चे की इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उसके अंदर उसको पैक कर लेते हैं वो। अब हमारे यहाँ तो 3 साल का बच्चा या 4 साल का जब जाता है तो उसको 10 kg का बैग दे दिया जाता है ना, वहाँ कोई बैग बुक नहीं है। आपका फर्स्ट ग्रेड तक कोई बैग नहीं, कोई बुक्स नहीं, कुछ नहीं, बच्चा जाएगा, एंजॉय करेगा, खेलेगा। वहाँ से वो बच्चे का इंटरेस्ट देख लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर गवर्नमेंट उसको ऑन कर लेती है। बच्चा क्रिकेट में अच्छा है वो क्रिकेट में ले लेंगे, स्विमिंग में अच्छा है स्विमिंग में ले लेंगे, फिर स्टेट इस चीज़ की ऑनरशिप लेती है कि वो उसको नर्चर करे और उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस तरह के जब तक इकदाम नहीं होंगे, आप जैसी शाइनिंग स्टार जो हैं जो इतना सब कुछ लेके बैठी हैं, आप देखें ना अभी आपसे जितनी डिस्कशन हुई आपने सब बातों में यही कहा कि मल्टीपल चीज़ों में आप रहीं, बट कहीं पे आपको गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट या किसी इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट नहीं मिली। जो कुछ किया आपने अपने बलबूते पे किया। तो इसके लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते जो एथलीट हैं? मेरे ख्याल आवाज़ उठाने से ज़्यादा हमें खुद उठने की ज़रूरत है। नहीं देखिए, आप माशाल्लाह इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया पे आपका एक अच्छा फ़ैन फॉलोइंग है, तो आप लोग जब तक बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट तो सुकून से बैठी है, उसको क्या ज़रूरत है? मसलन क्या बात करें? देखिए इसी के ऊपर इक्विपमेंट से रिलेटेड या इवन जो हमारे स्विमिंग की बात कर लें, लाहौर में कितने इस वक्त स्विमिंग पूल ऐसे हैं जो हीट कंट्रोल है या टेम्परेचर कंट्रोल जिसको कहते हैं हम? एक हमारा गवर्नमेंट का है, ठीक है, कदाफी स्टेडियम में मौजूद है। और उसमें ऑनेस्टली बताइएगा क्या वो इस काबिल है कि वहाँ कोई भी अच्छा प्लेयर जाके कर सके? 500,000 बच्चा वहाँ होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ है, बेहतरीन बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो वॉल्यूम है बच्चों का वो कितना है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे याद है जब वहाँ मेरे नेशनल्स हुए थे, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल्स आई एवर, लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल्स जिनके अंदर मैंने स्विमिंग की है, और बेहतरीन स्टैंडर्ड्स पे बने हुए हैं। और वहाँ का मुझे इतना कोई ख़ास नहीं पता, लेकिन जो DHA में मैंने जब ट्रेनिंग की थी वहाँ कम से कम एक टाइम पे 60 बच्चा होता है स्विमिंग पूल में। 60 बच्चा? तो अब ये देखें ना, मतलब ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है वो।
इट्स नॉट ओवर क्राउडेड, इट्स जस्ट आपका 3 घंटे का ट्रेनिंग टाइम है। डिसिप्लिन के साथ ट्रेनर्स ने अपने बच्चों को कंट्रोल करके स्विमिंग करवा रहे हैं। आप एक बच्चे को एक लाइन नहीं दे सकते, आपने 10 बच्चे बीच में रखने एक लाइन में, जो तंग नहीं होती, काफ़ी वो खुली होती हैं, लाइक 10 feet अपार्ट। ठीक है, ठीक है, इट्स गुड इनफ फॉर स्विमर्स। एंड उनको डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग के दौरान, आपको पता है ट्रेनिंग जो होती है इन लाइन होती है, बच्चों की इकट्ठी बिल्कुल होती है, ऐसे ग्रुप है। ट्रेनिंग होती है। तो उस हिसाब से हमारा जो DHA का स्विमिंग पूल है वो भी बहुत बेहतरीन है। सही, वो बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत डिसिप्लिन के अंदर वो चलता है। उसका वो हीट कंट्रोल्ड है, बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल। Then you have the WAPDA, then you have UCP का swimming pool, then you have University of Lahore का swimming pool, LDA का swimming pool, and structure जो gym है उनका swimming pool है। तो इस पे एवरीबडी कैन गो, जस्ट पे द फी एंड यू कैन यूटिलाइज द Exactly, जो फैसिलिटी। प्राइवेट हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर आ गया, शेप्स आ गया, ऑब्वियसली दे चार्ज। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्विमिंग पूल्स सारे बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, बच्चे जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, इट्स अपॉन देयर इंटरेस्ट Right. एंड द प्रेजेंस ऑफ देयर इंस्ट्रक्टर्स। बाकी जो कदाफ़ी वाला है, इट्स ओपन फॉर ऑल। ऑब्वियसली आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि पूल मेंटेनेंस इज़ वेरी हाई। बिल्कुल, इतना आसान काम नहीं, क्योंकि इसमें फ़िल्टर्स चल रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल चल रहा है, तो इट टेक्स अ लॉट। राइट। एंड इसी तरह DHA में इट्स नॉट दैट मच, बट जितनी है उतनी अफोर्डेबल है हर बच्चे के लिए। अच्छा, इसमें जब आप किसी भी गेम की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो फेयर होता है किसी भी प्लेयर के लिए, वो होता है इंजरीज। इसको किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? स्पेशली आपने क्योंकि मल्टीपल डिफरेंट गेम्स खेली, तो उसमें किस तरह से इस फेयर को, बीइंग अ फीमेल, और रिस्क मैनेजमेंट आप किस स्पोर्ट में क्या करें, हर स्पोर्ट्स की डिफरेंट रिस्क मैनेजमेंट होती है। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, देन यू नो यू आर गोइंग टू ब्रेक योर लेग्स। राइट, ठीक है, इसके लिए अगर आपकी ग़िज़ात अच्छी नहीं है, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, यू आर नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ कैल्शियम एंड न्यूट्रिशन, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कभी ना कभी टूट जाएगा। उसके बाद आपके पास, अगर आप मेरी स्पोर्ट्स की बात करें तो स्विमिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा आई लूज़ वेट। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वेट लूज़ हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे, या मेरी स्किन ख़राब होगी, बाल ख़राब होंगे, बट दैट्स द सैक्रिफाइस आई एम रेडी टू गिव। एंड व्हेन इट कम्स टू माउंटेनियरिंग, हाँ उसके अंदर है एक फियर, बट देन यू हैव सेफ्टी लॉक्स एज वेल, यू नो, मेकिंग श्योर कि आपने अपने सेफ्टी अपनी कंफर्म की हुई है, आपने अपनी सेफ्टी रखी हुई है, हेलमेट पहना हुआ है, हार्नेसेस पहनी हुई है, आपके सेफ्टी लॉक्स हैं, आई स्क्रूज हैं, यू नो देयर आर डिफरेंट सेफ्टी स्टॉप्स फॉर यू, के इन केस एक जगह से स्लिप हो जाए तो आप ऑल द वे नीचे ना गिरो। सही। स्कूबा डाइविंग के अंदर भी आप सी ट्रेनिंग्स, इंस्टीट्यूट्स, इंस्ट्रक्टर्स इसीलिए मौजूद हैं ताकि जो एथलीट है उसको गाइड कर सकें फॉर मिनिमम डैमेज, मिनिमम फिज़िकल डैमेज और मेंटल डैमेज। बिल्कुल, अगर बच्चा वो तालीम नहीं हासिल करेगा अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वो नुकसान पाएगा। इंस्ट्रक्टर्स होते इसलिए हैं ताकि बच्चे को बता सकें कि इस काम को किस सही तरीके से कैसे करना है। बिल्कुल। अच्छा, अभी ये जितने भी स्पोर्ट्स हमारे यहाँ खेली जाती हैं, ज़्यादातर मेल डोमिनेट फील्ड है, फीमेल्स बहुत कम हैं। तो आप क्या एक ऐसा समझती हैं कि इक़दाम होना चाहिए जिससे फ़ीमेल ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज हों और इस डोमेन के अंदर आएँ, और अपनी जो देखें, हर एक की ख्वाहिश है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, डेफिनेटली हर एक के अंदर कुछ ना कुछ ख्वाहिशात हैं। मेल तो उसको बड़ी आसानी से जाएगा, जाके अपनी गेम को ऑन कर लेगा, लेकिन फ़ीमेल को एक सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, फिर बहुत सारे और उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उनको किस तरह से आप समझती हैं कि मोटिवेट करना चाहेंगी कि वो बाहर निकलें, जो उनके दिल की ख्वाहिश है? अब अगर कोई बच्ची स्विमिंग करना चाहती है तो उसके पास राइट होना चाहिए, वो स्विमिंग करे। अगर कोई स्कूबा डाइविंग करना चाहता है, बिल्कुल करे। कोई आर्चरी खेलना चाहती है तो होनी चाहिए। तो इसमें आप क्या समझती हैं कि क्या आपके पास जो पर्सनल आपका एक्सपीरियंस हुआ, आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जिसमें आप समझती हैं कि वो फ़ायदा हो सकता है हमारी यंग फीमेल्स को? आई थिंक इस मामले में फैमिली जो है सबसे बड़ी रुकावट आती है बीच में, क्योंकि आजकल की माशाल्लाह बच्चियां जो है ना बहुत दिलेर हैं, बहुत बहादुर हैं। उनको बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है कि हमें बस कोई कहे कि ये करो, हम करके दिखाएं, टू प्रूव आवरसेल्व्स। सही। ठीक है, आजकल की लड़कियों में है जज्बा, है जोश, है जान है। अभी पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम भी तो है जो बेहतरीन अपनी अपनी परफॉर्मेंस देकर आई हैं। द ओनली थिंग दैट्स यू नो कमिंग इन द वे इज़ योर फैमिली। कि आपको फैमिली अगर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं दे रही ना, जब तक आपकी फैमिली आपको दिलासा नहीं देती, शाबाश नहीं देती, इजाज़त नहीं देती, साथ नहीं देती, तब तक बच्चे बाहर चले भी जाएं, खेल भी लें, वो हिचकिचाएंगे। अगर वो बाहर जाके खेल रही है
और उसको पता है कि उसको मामा ने इजाज़त दी, बाबा ने नहीं दी, तो उसको एक फियर होगा, एक डर होगा हर टाइम कि बाबा को क्या झूठ बोलूँ, क्या बताऊँ कि मैं बिल्कुल ऐसे खेल ही तो है। लिए, कब तक छुपाते रहेंगे। तो आई थिंक पेरेंट्स का बीच में साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी फैमिली साथ होती है ना, तो आप बाहर किसी भी खौफ में नहीं होते। आपको बाहर कोई छेड़े या कोई आपका हक ले ले, कोई आपको वॉक ओवर कर ले कि अच्छा नहीं इसकी जगह मैं कर लेता हूँ, या सही। सिफारिश पे आ जाए, तो अगर आपकी फैमिली साथ है तो आप बहुत आराम से ना उल्टा उनके ऊपर वॉक ओवर करते हो कि ये कौन होते हैं, जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए, मैंने ये गेम खेलनी है तो मैं ये खेलूँगी, अगर कोई छेड़ आए तो मैं घर पे बताऊँगी। तो बहुत एक कंफर्ट जोन निकल आता है। माँ बाप को सिर्फ यकीन करने की ज़रूरत है अपनी बच्चियों में कि अब ज़माना वो नहीं रहा जहाँ आप अपने बच्चों को खींच के रखें। अगर आपकी बिल्कुल बच्चियाँ बाहर नहीं जाएंगी तो फिर वो नुकसान पाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको बाहर जाना है, एक्सपोजर लेना है, उनको कॉन्फिडेंट होना है, उनको एक एक बेहतर इंसान तभी बनेगी जब उनको दुनिया के बारे में पता चलेगा। बेशक। और मैं ये समझता हूँ कि स्पेशली पेरेंट्स का जो थपकी देना है ना आपके शोल्डर पे, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मेरा नहीं ख्याल कोई हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर मैं समझता हूँ कि शायद थोड़े स्किल कम भी हैं, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक थपकी की ज़रूरत है और ये निकलना चाहिए हमारे बच्चों को, बच्चियों को बाहर। अभी देखिए ना, पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स ना होने के बराबर रह गई है। एक क्रिकेट ही आ जाके रह गई है, बाकी तो बच्चे कहाँ लग गए हैं, पबजी पे लग गए हैं, गेमों पे लग गए हैं, मोबाइल्स पे, वीडियो पे, यही चल रहा है। ठीक है, तो पहले अगर देखें आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो मेरा ख्याल है उस वक्त जो स्पोर्ट्स हुआ करती थी आज शायद वो हमें नज़र नहीं आती। तो इसके पीछे शायद ये भी रीज़न है कि पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना अपने शेल में रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ठीक है घर में बैठ के मोबाइल यूज़ कर लो, गेम यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं है। वो कहीं ना कहीं बच्चे उससे डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। बिल्कुल, फ़ोन यूज़ेज से कभी कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चों से ज़्यादा माँ बाप का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। जितने माँ बाप के दिमाग बंद हो रहे हैं फ़ोन यूज़ करके, बिकॉज हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है। वी सॉ इट कमिंग, वी यूज्ड इट। हमें फ़ोन यूज़ करना इज़ वेरी ईजी फॉर मी। ठीक है, इट माइट बी वेरी एट सम पॉइंट हार्ड फॉर माई पेरेंट्स, क्योंकि आप लोगों के वक्तों में वो टिक टिक वाले फ़ोन्स या वो PCOs वाले हाँ बिल्कुल। बूट्स, फ़ोन बूट्स और ये वो थे। तो अब एक नई जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है जो आपको आपकी दुनिया की हर चीज़ दिखा रही है। तो पेरेंट्स आर सो मच एडिक्टेड टू इट कि वो लीस्ट अटेंशन अपने बच्चों को देते हैं। उनको समझ नहीं आती व्हेन दे आर ऑल द टाइम इन देयर फोन्स, हाउ कैन दे पे अटेंशन टू कि उनके बच्चे कैसे, क्या ग्रूमिंग हो रही है, क्या सीख रहे हैं, क्या बड़े हो रहे हैं। तो आई थिंक कि माँ बाप को भी फ़ोन छोड़ के खुद अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल करना है। बच्चे एट द एंड ऑफ द डे चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो, वो बाहर से अपने माँ बाप को देख के रहे। बिल्कुल ऐसे ही मैं है। घर जाती हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स घर बैठे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो मैं बस उनको देखूंगी, अच्छा ठीक है, मैं भी साइड पे सोफे पे बैठ के फ़ोन यूज़ करना शुरू हो जाऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं देख रही हूँ मेरे अब्बू उठ रहे हैं, जा रहे हैं वॉक करने, मेरी मामा की फ्रेंड्स आ रही हैं, या मेरी अम्मी वॉक करने जा रही हैं, या कुछ बना रही हैं, कोई एक्टिविटी चल रही है, कुछ लाउंज में मूवी नाइट की हुई है फैमिली ने, या मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हैपनिंग लाइफस्टाइल चल रहा है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम। बिल्कुल ऐसे ही है। बट अब मेरी रूटीन है कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैंने बाहर जाना है, मैंने खेलना है, मैंने टाइम यूटिलाइज़ करना है अपना। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी अपने फ़ोनों से निकलना चाहिए, अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो बच्चे उनके फ़ोन पे लगे हुए हैं तो इसमें माँ बाप का कसूर है कि एक तो एज लिमिट होनी चाहिए फ़ोन यूज़ करने की। ठीक है, क्योंकि आप जब तक आई थिंक इन योर टीन एजेस यू शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू अ फ़ोन। व्हाई इज़ बिकॉज दैट इज़ योर ग्रोइंग एज। ठीक है, अगर बच्चा फ़ोन, बहुत सारे पेरेंट्स दे देते हैं, दे माइट बी लाइक नहीं हम तो देंगे अपने बच्चों को फ़ोन, लेकिन इवेंचुअली वो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि बच्चे की उम्र है खेल कूदने की, भागने की, दौड़ने की, सोशलाइज करने की, जानवरों से प्यार करने की, पार्क्स में जाने की, फीलिंग थिंग्स अराउंड यू। आपने पार्क जाना है, आपने कितने कोई बच्चे हैं जो रोज़ घास में बैठते हैं या दरख्तों को देखते हैं या फूलों को देखते हैं, या वो कोई कुत्ता बिल्ली आ जाते हैं, उसको पानी दिया, दूध दिया, प्यार किया, बहुत कम रह गए हैं। पेरेंट्स कहते हैं हाय नहीं गंदी चीज़ें, पीछे हो जाओ, आगे से ये सुना देते हैं। बच्चों की उम्र है, जो यंग एज है, उनको खेलने दें। बच्चों को जब पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे तो वो इवेंचुअली जब अपने एडल्टहुड में आएंगे दे आर गोइंग टू बी अ पॉजिटिव पर्सन। एग्जैक्टली। अगर बचपन से वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनके माइंड बंद हुए हुए हैं, देर लाइक हमने पहले कभी कुछ किया नहीं, फिर जब उन्होंने एक्चुअली कुछ भागने की उनको होती है या कोई हेल्दी एक्टिविटी करनी है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। बिल्कुल उनकी लर्निंग स्किल्स ख़राब हो गई हैं।
आप जब छोटी एज में होते हो आप इस तरह सीखते हो, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो फिर आप कोई ऐसी चीज़ सीख रहे होते हो जो बचपन की चीज़ होती है तो आपको बहुत मुश्किल लगती है। जब मैं स्विमिंग पूल में थी मेरे पास काफ़ी एजड लड़कियां आंटियां आती थी, लेट्स से 40s 50s एंड 60s की Right. एज की, तो कहती थी हम पता नहीं सीख पाएंगे कि नहीं, हमने बचपन में कभी की नहीं, ठीक है, और मेजॉरिटी का यही बात होती थी कि अभी हमने जवानी में नहीं सीखी, अब पता नहीं सीख पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ऑब्वियसली सिखाना मेरा काम है और मैं सिखाती थी, लेकिन मुश्किल होता था उनके लिए। अगर आप अपनी बचपन का टाइम यंग, जब आप, वही मैंने कहा ना शुरू में, रियलाइजेशन ऑफ लाइफ and your time is what drives you towards, you know, utilizing yourself in the most positive and creative things. True. So that's what it drags you. अच्छा, इसमें इस वक्त आप कितनी स्पोर्ट्स एट अ टाइम लेके चल रही हैं इस वक्त, जो एक्टिवली आप जिसको डे टू डे बेसिस पे देख रही हैं? Well, ऑनेस्टली लाइफ मेरी ना थोड़ी सी रोलर कोस्टर की तरह चेंज हो रही है, ठीक है। मेरी फ्लाइंग चल रही थी, अब वो थोड़ी सी पॉज हुई है, एंड क्लिनिक चल रहा है, एंड देन आई वाज ऑलवेज आल्सो गोइंग टू एन ऑफिस फॉर मार्केटिंग पर्पसेस एंड दिस एंड दैट, जॉब वगैरह सारा कुछ, तो वो 360 डिग्री में सब कुछ फिर से चेंज हो रहा है। सही। तो उसकी ना मैं वेट कर रही हूँ थोड़ी सी दोबारा सेटल हो जाऊँ मैं, वरना डेली बेस पे आई प्ले जिजित्सु एंड वॉलीबॉल, ठीक है। ये 2 गेम्स हैं जो कि मैं परस्यू करती हूँ अपनी डेली बेस पे, एंड संडे टू संडे साइकिलिंग मेरी चलती है, ठीक है। इसके अलावा वीक टू वीक मेरी स्कूबा डाइविंग चलती है। अच्छा, स्कूबा डाइविंग के लिए मैं स्पेशली जानना चाहूँगा कि ये एक ऐसी गेम है जो यहाँ पे है ही नहीं है, ना होने के बराबर है, ख़त्म हो रही है, क्योंकि स्कोप कम है, क्योंकि मीडिया दिखाती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोग इन गेम्स को चला रहे हैं वो बूढ़े हो चुके ये हैं। थोड़ा बताइएगा भी स्कूबा डाइविंग का, क्योंकि कॉमन नहीं है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता इसके बारे में। स्कूबा डाइविंग बेसिकली अंडर वाटर स्विमिंग होती है, तैराकी जिसे कहते हैं जी। इसके अंदर आपको ऑक्सीजन सप्लाई, सांस लेने के सारे औजार आपके पास मौजूद होते हैं, इक्विपमेंट जिन्हें कहते हैं हम लोग, जी। सब प्रेजेंट होती है आपके पास। आपने पानी के अंदर जाना होता है टू अ सर्टेन डेप्थ, एंड देन आप वहाँ पे स्विम करते हो। सही। तो आपकी जो स्कूबा डाइविंग होती है उसमें ये होता है कि आप अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे हैं, आपने अगर एक तो होती है ना, एक स्विमिंग होगी आउट ऑफ द वाटर, पानी के अंदर ही एक्टिविटीज़ जो आप चला सकते हैं, सही। मछलियों के साथ अंडर वाटर मरीन लाइफ आपने देख ली, फ्रेश वाटर लाइफ देख ली आपने, सी लाइफ देख ली कि पानी के अंदर उसकी गहराइयों में उसकी तह तक क्या कुछ है। सही। तो ये सब डिस्कवर करने के तरीके हैं, तो दैट इज़ व्हाट स्कूबा इज़। लेकिन ये यूजुअली सी में ही होती है या ये नॉर्मल पूल में भी आप लोग करते हैं इसको? क्योंकि इसका जो मुझे कॉन्सेप्ट पता है वो तो ये है कि डीप सी के अंदर जाते हैं आप लोग और वहाँ पे सारा इसको करते हैं। वेल ट्रेनिंग जो होती है इसकी हम स्विमिंग पूल में करवाते हैं। इट कैन बी इन अ डैम एज वेल। पंजाब की मैं बात कर रही हूँ या कानपुर की, सॉरी KPK की। तो देखा जाए कभी कभार हम लोग स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग करवाते हैं फॉर द इनिशियल स्टार्टिंग डेज कि आप बच्चों को, लोगों को इक्विपमेंट यूज़ करना सिखाएं। उसके बाद हम लोग करवाते हैं डैम के अंदर। सही। उसका जो स्पिलवे है डैम का, या इसको फ्रेश वाटर डाइविंग कहते हैं बेसिकली। तो उसके अंदर आपको मछलियाँ नज़र आ जाती हैं, आपको क्रैब्स नज़र आते हैं, आपको डिफरेंट वियर्ड चीज़ें नज़र आती हैं पानी के अंदर। और वैसे हाँ, ये समंदर के अंदर की जाती है। आपने की वैसे समुंदर में? आपने खुद की समुंदर में या आपने भी डैम वगैरह में? अभी तक समंदर में, यस, चरना आइलैंड मैंने की है। ओके, ठीक है ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, कराची का बहुत खूबसूरत है। एग्जैक्टली। और मोस्टली मैंने यहाँ पे की हुई है KPK में, ठीक है, कानपुर डैम में, उसकी स्पिलवे में। मैंने मंगला डैम में की हुई है, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मैंने दोबारा जाना है। मैं अपनी इक्विपमेंट पूरी कर रही थी, बस देन अगेन आपके पास फंडिंग नहीं है, जो इक्विपमेंट नहीं है तो अच्छा, इसका इक्विपमेंट यहाँ इजीली अवेलेबल है वैसे? नहीं, कराची में अवेलेबल है। कराची में काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। स्कूबा, माउंटेनियरिंग, हॉर्स राइडिंग, गोल्फ इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव, इवन शूटिंग, बिल्कुल ऐसी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। अगर आपको ये खेलनी है ना तो फिर यू हैव टू अर्न इट। वैसे भी ये नवाबों का शौक है ना ये ऐसा नहीं है कि कोई भी उठेगा और कर लेगा, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए, और जैसे जैसे फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट भी चाहिए, तो वो भी एक इशू है। जैसे हॉर्स राइडिंग के अंदर आपके पास अपने 4 घोड़े होने चाहिए कम से कम पोलो खेलने के लिए। वो घोड़े भी फिर जब आपका शौक बढ़ता है फिर आपको और भी घोड़े चाहिए, और घोड़ों की मेंटेनेंस आपको महंगी पड़ जाती है, 50,000 पर मंथ पर हॉर्स। ठीक है, तो यू शुड बी एबल टू
bear all that expenses. अच्छा, इसमें स्कूबा डाइविंग की हम बात कर रहे थे, इसमें फ़न क्या है? मतलब एक होता है ना, मोटिवेशन होती है हर स्पोर्ट में, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ, अंडर वाटर जाके ही आप क्रिएचर्स के साथ या जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके साथ खेलेंगे, उनके वो सारा निज़ाम आपने देखना है, ये क्या इसमें मेजर रीज़न क्या होती है? पानी के अंदर ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है. इसी वजह से मैंने पूछा ये कि क्या इसमें एक डिफरेंट एवरीथिंग इज मोटिवेशन है? डिफरेंट. जैसे अगर आप जहाज़ उड़ाते हैं ना, हम्म, तो वो एक व्यू डिफरेंट है. आपको बिल्कुल। आप बादलों से ऊपर निकल जाते हो, सब कुछ मुख्तलिफ हो जाता है. आप यानी हर चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. तो इसी तरह आप जब पानी में जाते हो, आपको नज़र आता है कि आपके अलावा अपार्ट फ्रॉम द लैंड लाइफ, यू हैव द वाटर लाइफ. एंड पानी के अंदर क्या कुछ है, किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की मछलियाँ हैं, क्या यानी व्हाट लॉट ऑफ सरप्राइजेज अंडर वाटर. आपको डूबी हुई कश्तियाँ मिल जाती हैं वहाँ पे. आपको अगर आप खानपुर की बात करें तो वहाँ पे आपको साइकिल नज़र आ जाएगी. आपको वहाँ पे लोग पुरानी पुरानी घड़ियाँ गिरी हुई होंगी. अच्छा। या कहीं ना कहीं बहुत पुराने ज़माने का मोबाइल पड़ा होगा. और डिफरेंट क्रीचर्स भी हैं, उनके साथ अगर कुछ चीज़ ऐसी ख़तरनाक चीज़ आ जाती है तो हाउ डू यू डील विद दैट? कुछ आपके पास होता है अपने आप को वेल, वी ऑलवेज प्रिवेंट करने हैव के अ लिए? नाइफ विद अस आवरसेल्व्स, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आपके पास कोई ये खतरनाक चीज़ आ गई और आपने उसको जाके मार दिया है. नहीं. बचने की कोशिश करते हैं ना पहले तो आप, वो तो लास्ट चीज़ है. वो देखिए, कोई भी चीज़ है इस दुनिया में जो है, दे डोंट अटैक यू रैंडमली. कि अगर आप किसी जानवर के पास से गुजरे, वो आके आपको खाना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. सही. ठीक है, जानवर भी बहुत सिविलाइज्ड होते हैं, अच्छे होते हैं. आई डोंट कंसिडर कॉल एनिमल्स एज अ बैड थिंग, क्योंकि मेरे अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है. पानी के अंदर जब आप होते हो ना, आपको बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको फिर कोई चीज़ अटैक करेगी. सही. इवन इफ इट्स शार्क. ऐसा नहीं है कि बस देखा और आप पे अटैक कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता. तो अगर इन केस, हाँ, कुछ लोग होते हैं जो मस्ती करते हैं ऐसी चीज़ों के साथ कि कोई अपने काम से काम रख रहा है जानवर, आप जाके उसको छेड़ोगे, वो तंग होगा. डेफिनेटली. वो अपने डिफेंस में आके आपको ज़रूर तंग करेगा उल्टा. लेकिन हाँ, इन चीज़ों के लिए यू शुड नो हाउ टू सेव योर सेल्फ. या वैसे हमारे पास एक नाइफ होती है, या स्पेयर गन फॉर स्पेयर फिशिंग होती हैं. तो इस तरह की चीज़ें हैं. ठीक हो गया. अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा हॉर्स राइडिंग के ऊपर. हॉर्स राइडिंग आप लाहौर में करती हैं ज़्यादातर? यस. ठीक है, तो इसके अंदर जब आप रेगुलर है ये आपकी, या ये भी बस Weekly. ओकेजनली वीकली करती हैं? इसके अंदर क्या क्या ऐसी प्रिकॉशंस आपको रखनी पड़ती हैं? स्पेशली आप एक देखें जानवर के साथ खेलने जा रहे हैं, तो कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं या कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो आपके पास होना लाजमी है जस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? हेलमेट. हेलमेट, और इसके अलावा बस बस. हेलमेट ही है? तो इसके लिए जब आप एक बच्चा आता है फ्रेश, उसको सीखना है, तो किस तरह से आप लोग इसको सिखाते हैं एज ए इंस्ट्रक्टर, क्योंकि इंस्ट्रक्टर भी हैं आप इसकी? देखिए, अगर हम लोग हॉर्स राइडिंग की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स नाउ यू आर इन्वॉल्विंग टू लाइव्स. एक घोड़ा है जिसकी एक अपनी पर्सनालिटी है, एक अपना कैरेक्टर है, एक अपनी एक पहचान और चाल है. ठीक है. एंड हम उसको यूटिलाइज करने वाले हैं अपने किसी काम के लिए जी. तो हमें बच्चे को सिखाना पड़ता है कि हाउ टू बी वेरी पेशेंट विद द हॉर्स. बाज़ औक़ात बच्चे आते हैं, घोड़ा नहीं चल रहा, उसको मारना शुरू कर देते हैं. तंग होता है घोड़ा, या तो वो चलता ही नहीं, और अगर वो चलता है तो वो दौड़ता है आपकी कंट्रोल से बाहर. सही. क्योंकि वो स्टड्स होते हैं, एंड देन दे जस्ट गो आउट ऑफ योर कंट्रोल, एंड देन या वो बक मार के आपको पीछे गिरा देते हैं. सही. सबसे पहले मैं हमेशा यही बताती हूँ, बी फ्रेंड्स विद द एनिमल दैट यू आर इन्वॉल्विंग या प्लेइंग विद. You need to be very patient. You need to keep your energies down and positive, and being very humble with it. फिर उसके बाद आपके पास आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस आ जाती हैं. जैसे कपड़े, आपके लिबास सही होना चाहिए. मतलब कि आप जीन्स इज़ प्रेफरेबल, कि आप जीन्स पहने, लॉन्ग बूट्स पहने, ताकि आपके शिन्स पे रैशेस ना हो जाए. या लेदर बूट्स होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो मोटा होता है तो वो बचा लेता है आपको, घोड़े के पेट के साथ लगता है. देन आपके पास आपके ग्लव्स होते हैं, इनकेस आप पोलो खेल रहे हो, आपकी रिस्ट इंजरीज कम हो जाती हैं उससे. एंड उसके बाद आपके पास हेलमेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हमेशा आपके गिरने के चांसेस होते हैं घोड़े से. बिल्कुल. तो गिर जाओ तो एटलीस्ट सर आपका बच जाना चाहिए. एंड देन स्लोली यूर एक्चुअली आप बच्चे को सिखाते हो कि चाल आपने कैसे पकड़नी है घोड़े की, क्योंकि घोड़ा चल रहा है, आप तो बैठे हुए हो. बिल्कुल. आपने उसकी चाल कैसे पकड़नी है. आपने इस बच्चे को उसका बैठने का तरीका ठीक करवाया, पॉस्चर क्या होता है, किस तरह से उसने अपनी बॉडी को उसके साथ मेंटेन करना है.
उसके बाद आपने उसको बताना हाउ टू रीड द वॉक, हाउ टू रीड के किस तरह से आपने कोऑर्डिनेट करना है घोड़े की वॉक के साथ, आपने इसको कंट्रोल कहाँ से करना है, आपने अपना ब्रीदिंग पैटर्न क्या करना है, आपने उठना बैठना कब है उसको बताना है, ट्रॉट क्या है, कैंटर क्या है, गैलप क्या है, फिर नेज़ाबाजी क्या है, इन केस ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाए तो पोलो क्या है, शो जंपिंग, दीज आर ऑल गेम्स जो आफ्टर यू लर्न स्विमिंग आ जाती हैं। सही। तो इसमें एक नॉर्मल बच्चा जब आपके पास आता है फुली इंटरेस्टेड भी है, तो हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर अ नॉर्मल किड टू लर्न दीज बेसिक थिंग्स? बाज़ औक़ात बच्चों को ना जानवरों से डर होता है, घोड़ों से डर होता है, माँ बाप धक्का दे के भेज देते हैं कि हमारे बच्चे को हॉर्स राइडर बनाओ। इसी तरह स्विमिंग के अंदर भी यही होता है जी। व्हेन इट कम्स टू स्विमिंग, मैं मिनिमम 25 मिनट या 2 दिन और मैक्सिमम 4 दिन या हफ्ते के अंदर सिखा देती स्विमिंग। सही। क्योंकि देन अगेन सबसे बड़ा फियर होता है पानी का, पानी में ना डूब जाए बच्चे। तो व्हेन इट कम्स टू हॉर्स राइडिंग, अगेन आपको बच्चे के अंदर से, स्टूडेंट के अंदर से घोड़े का डर निकालना है। जब डर ख़त्म हो जाता है तब वो कॉन्फिडेंटली दोबारा आता है, घोड़े पे बैठता है, और फिर उसके बाद उसका पॉस्चर ठीक करवाया, कम से कम एटलीस्ट आई थिंक इट टेक्स अ वीक, क्योंकि आप उसका पॉस्चर जब तक ठीक नहीं होगा तो आपको बैक पेन होगी, आपको टांगों में दर्द होगी, बाजू कंधे सब कुछ थक जाएगा, दर्द होगा, फिर वो कहेगा मुझे दर्द होती, मैंने नहीं आना। तो इस तरह से फिर बच्चों को सिखाना पड़ता है। वंस दे आर गुड एट इट देन इट टेक्स एटलीस्ट आई थिंक इट वुड टेक अ मंथ। ठीक है। और नॉर्मली आप डेली कितनी देर रिकमेंड करती हैं जब कोई सीख जाता है? डेफिनेटली 30 मिनट्स। इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है घोड़े की भी बस हो जाती है। 30 मिनट्स भी ज़्यादा है। आई थिंक आई वुड रिकमेंड 15 मिनट्स। 15 मिनट्स है मैक्सिमम। अगर आपको है कि घोड़े ने और कहीं बारी नहीं लेनी, किसी और ने नहीं बैठना, इट्स जस्ट यूथ एंड इट्स 30 मिनट्स की दौड़, दैट्स इट। तो इस पे आप हॉर्सेस चेंज भी करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, या बस आप कह देते हैं हाँ ठीक है इसके साथ आप अपना एक बच्चा अगर आता है तो वो एक ही घोड़े पे बैठता है, अपनी 15 से 20 मिनट की ट्रेनिंग लेता है। तो नेक्स्ट डे आएगा फिर सेम घोड़ा वही रहेगा उसका? नहीं, वो तो चेंज हो जाता है। अच्छा, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि देखें एनिमल टू एनिमल भी आपका वेरी करता है ना। अब एक घोड़ा है वो हाइटेड है, एक है शॉर्ट हाइटेड है, एक थोड़ा हेल्दी, एक वीक है, तो उस पर भी ज़ाहिर आपका पॉस्चर बच्चे का चेंज होगा। तो जब शुरू में एक एक्सपर्ट तो किसी पे भी बैठ जाएगा, अब एक एक्सपर्ट को कोई भी गाड़ी दे दो वो चला लेगा, बट शुरू में अगर आप डेली गाड़ियाँ चेंज करवाओगे तो डेफिनेटली इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो सेम यहाँ पे भी यही होता है? नहीं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन होना चाहिए बच्चों को मुख्तलिफ घोड़ों पे बिठाना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप एक गाड़ी पे लेते से आपने मेहरान पे किसी को ड्राइविंग सिखाई है, वो मेहरान का शेर बन गया। बिल्कुल। वो कहेगा मेहरान चला लेता, मुझे गाड़ी चलानी आती, कल को उसे कल्टस चलानी पड़ेगी तो हाँ उस टाइम ने इंस्ट्रक्टर को कोसना कि इसने तो मुझे बताया ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है कि ऑटोमेटिक होती है या दूसरी गाड़ियाँ भी होती हैं। हाँ ऐसे तो जब एक बच्चा ऊपर नीचे हर किस्म के घोड़े पे बैठता है तो उसको समझ आती है कि अच्छा ये मोटा है, ये छोटा है, या इसके ऊपर मुझे ज़्यादा जंप करके बैठना पड़ रहा है, या ये ज़्यादा छोटा है तो मैं आराम से बैठ रहा हूँ। हर एक घोड़े की पर्सनालिटी उसकी शार है कि अच्छा उसने ये घोड़ा थोड़ा मूडी है, बात नहीं सुनता, ये घोड़ा फ्रेंडली है, वो आराम से चला गया, ये नहीं गया। तो ये सब चीज़ें हैं ना बच्चे को एक्सपोजर में लानी पड़ती हैं। बिल्कुल। ताकि कल को मैं ना हूँ तो वो बच्चा खुद ही जाके कॉन्फिडेंटली अपने घोड़े पे बैठे किसी भी। बिल्कुल ऐसे ही। और वैसे भी इंस्ट्रक्टर का काम तो है ना शुरू में थोड़ा सा ज़रा उसको हेल्पिंग हैंड दे दी, उसके बाद तो बच्चे ने डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता खुद एक स्टैंड अलोन उसने अपनी पर्सनैलिटी भी लेके चलनी है साथ में। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि मतलब बच्चों को एक थोड़ा सा फ्री इन्वायरमेंट भी दिया जाए। इवन पूल में भी अगर आप बात करें तो पूल में भी हर वक्त तो इंस्ट्रक्टर आपको नहीं देख रहा, क्योंकि एट अ टाइम वो 5-10 बच्चे और भी साथ ट्रेन कर रहा है। तो इसमें जब आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिस तरह अगर मैं आपकी बात करूं तो डेली या वीकली या मंथली आप क्या समझती हैं कि कितनी एक्सरसाइज किसी भी एक गेम में ज़रूरी है? इसको हम किसी एक गेम से लिंक नहीं करेंगे, एक जेनेरिक एक एथलीट को या एक स्पोर्ट्स पर्सन को कितनी एक्सरसाइज डेली ज़रूरी है करना, जिससे वो अपने आप को एक एनर्जी में रखे, एक फिट रख सके, ये ना हो कि कल को ग्राउंड में जाए तो उसको क्रैम्प आना शुरू हो जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कम से कम मिनिमम आई थिंक आधा घंटा हर किसी को देना चाहिए अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, बी वॉकिंग में, बी एक्सरसाइज में, बी योगा, और लाइक हाफ आवर टू 1 आवर डेली बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सरसाइज करें, स्पेशली इफ इट्स वॉकिंग। आई मीन आई एम सेइंग इट फॉर द पेरेंट्स, आई एम सेइंग इट फॉर द चिल्ड्रन, द किड्स, एवरीवन,
कि एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है डेली. इट शुड बी इन योर रूटीन. यस, ठीक है. चाहे उसमें आप वॉक करें, चाहे उसमें आप रनिंग करें, चाहे उसमें आप गोल्फ खेलें, या बस जिस्म की वर्जिश होनी चाहिए ताकि आप जब ग्राउंड में जाएं तो एटलीस्ट आप उस वक्त एक्टिव हों आप. बिल्कुल. राइट. अच्छा, एक्सट्रीम स्पोर्ट की अगर बात करें तो इसके लिए व्हाट डू यू थिंक कि कौन कौन सी ऐसी प्रिपरेशन हैं जो आपको पहले से ही करके जाना है, स्पेशली अगर आप लेट्स से क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कब कितनी देर पहले से आप तैयारी पकड़ते हैं, क्योंकि इसके लिए भी डेफिनेटली यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड एक्सरसाइजेस बिफोर यू हिट टू द माउंटेन. आई थिंक मिनिमम 3 मंथ्स पहले से. 3 मंथ्स पहले से. तो कुछ बताएंगे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप शुरू से. कम्स टू माउंटेनियरिंग, आप उसके अंदर आपको अपर बॉडी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, बिकॉज आपने खुद अपने आप को खींचना होता है ऊपर. ठीक है, आपने आई सैक्स मारनी है, आपके शोल्डर्स यूज़ हो रहे हैं, आपके आर्म्स यूज़ हो रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग यूज़ हो रही है. ठीक है, आपकी लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एंड मैंने स्पेशली योर ब्रीदिंग पैटर्न, बिकॉज 37,000 फीट आई थिंक से ऊपर आपकी ऑक्सीजन बंद हो जाती है, बिल्कुल बहुत कम होती है. तो दैट मेक्स इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन टू ब्रीथ. अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपको अस्थमा है या कोई एलर्जी है तो इट इफ़ेक्ट्स अ लॉट ऑन यू. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग है. यू हैव टू मेक श्योर आपकी ब्रीदिंग अच्छी है, बेहतरीन है. ये नहीं है कि आपको जल्दी सांस चढ़ रहा है. आपके बेसिकली कार्डियो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सही. आपने अपने कार्डियक मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, आप डेली अपनी कार्डियो कर रहे हैं. देन यू हैव द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल. डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स इन्वॉल्व होती हैं फॉर माउंटेनियरिंग. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, स्पेशली आपकी इंजरीज जो होती हैं. ठीक है, माउंटेनियरिंग की जो इंजरीज हैं दे आर हार्डली इरिवर्सिबल. रियली. फ्रॉस्ट बाइट अगर हो जाता है आपको गलत कपड़े पहनने से या कम कपड़े पहनने से, या एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्डनेस, तो इवेंचुअली आपको फ्रॉस्ट बाइट से काटना पड़ता है. सही. क्योंकि वो जगह तो सारी डेड हो जाती है. तो लेट्स से अगर मेरी उंगलियों पे फ्रॉस्ट बाइट होता है तो मुझे अपनी उंगलियां कटवानी पड़ेंगी. वो डैमेज नहीं मेरा रिकवर हो सकता. सही. अगर मैं वहाँ से कहीं से गिरती हूँ कहीं, या मैंने ज़्यादा वज़न उठा लिया है, मेरी बैक में एक डिस्क स्लिप हो जाती है, या मैं कहीं से स्लिप हो जाऊँ या गिरूँ, मुझे मेरी हड्डी टूट सकती है. तो दोबारा माउंटेनियरिंग में जाना, इट्स गोइंग टू टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर एंड गो ऑन अ ब्रोकन बोन डैमेज. ठीक है, एंड सो ऑन आपकी जितनी भी इंजरीज है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स. इवन स्कूबा डाइविंग में, बीइंग अ पैडी सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर, आपको वहाँ पे नाइट्रोजन पॉइजनिंग आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है. तो अपनी एक लाइक बीइंग एन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीट, यू हैव टू मेजर योर steps very carefully, because if you want to continue them you have to make sure that you're not getting hurt. अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है. तो वंस अगेन मैं गियर की बात करूंगा. जब आप जाती हैं माउंटेन के ऊपर तो इसके लिए भी डेफिनेटली जो गियर्स बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है हमारे पास, जो हैं भी है तो शायद वो पुराने यूज़ में ही आ रहे हैं ज़्यादातर. तो उसको आप किस तरह से इंश्योर करते हैं कि आपके पास जितने भी इक्विपमेंट है प्रॉपरली हों? वेल, माउंटेनियरिंग, व्हेन इट कम्स टू माउंटेनियरिंग हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ता है. या आप बाहर से मंगवा लेते हैं, क्योंकि हैं तो ये गर्म कपड़े, लेकिन बड़े सिलेक्टिव किस्म के गर्म कपड़े हैं, जैसे एयर टाइट होने चाहिए. पार्का जैकेट्स हो गई आपकी. ठीक है, आपके पास एक्सट्रीम लो टेम्परेचर के हिसाब से आपने अपने कपड़ा अरेंज किए हुए. आपके जूते स्पेशल होने चाहिए. आपकी फ्रॉम योर हेड टू टो एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी स्पेशल एंड सर्टिफाइड फॉर लो डिग्री टेम्परेचर. सही. और जो ये आप पीछे बैग कैरी करते हैं उसके अंदर कितना वेट होना चाहिए? ये सारी जो कौन कौन से गियर्स आपको पहले से होना चाहिए? आपका 20 kg होना चाहिए पर पर्सन. ठीक है. उठा तो सकते हैं इससे ज़्यादा, 20, 30, 40 kg भी उठा सकते हैं. लेकिन इवेंचुअली आप एक हाइट पे चढ़ रहे हो, आपको सांस भी चढ़ रहा है, आपने अपने से ज़्यादा वज़न भी उठाया हुआ है, तो वो प्रेशर डालता है, कहीं ना कहीं इंजरी भी आ सकती है आपको. तो आई थिंक मिनिमम आपको 20 kg, मिनिमम टू मैक्सिमम 20 kg आपको रखना चाहिए वेट फॉर माउंटेनियरिंग. तो इसमें क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं जो आपके 20 kg में? आपका फूड, ठीक है, ड्राई फूड होना चाहिए सारा, क्योंकि माउंटेनियरिंग में आपके ऑक्सीजन तो है नहीं, आग कहाँ लगाएंगे. बिल्कुल. उसके बाद आपका वहाँ पे फ्यूल भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, खास भी नहीं है, कुछ नहीं जला सकते. ऐसे ही है. फिर आपके पास पानी वहाँ पे वैसे ही जम जाता है, तो वो ब्यूटेन गैस के अगर आप लैंप ले गए हैं साथ तो उससे ठीक है, आपने
उसको मेल्ट कर लिया, नहीं तो आप साफ़ बर्फ़ निकाल के मुंह में रख लेते हो, पिघल के पानी बन जाती है। सही। उसके बाद ड्राई फूड होता है सारा, खुश्क गोश्त नहीं थी, बीफ जर्कीज़, हाँ हाँ हाँ। उस तरह की चीज़ें, या नट्स वगैरह। तो खैर ड्राई फूड होना चाहिए आपके सारी फूड आइटम्स, रेडी टू ईट मील्स। देन यू हैव योर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ वार्म क्लोथिंग, ठीक है। ठीक है। देन यू हैव योर इक्विपमेंट, यू हैव योर हेलमेट, हार्नेस, you have extra rope with you, you have extra ice axe, yeah, ice screws, anything to anchor yourself in case of emergency. You have your first aid kit, you have your sleeping bag, minus degree sleeping bag, you have your, और क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप अपने तौर पे ही सिर्फ अरेंज कर रहे होते हैं या ये इसके तो पीछे कोई आपके बॉडी अपने है? पर्सनल बैग वाली चीज़ ठीक है है, ना, कोई लेकिन ऐसी बॉडी है जो इसको इंश्योर करती है बिफोर यू लीव फॉर जो आपको लेट्स से अगर आप जा रहे हैं अपने किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं, वो आपको इंश्योर करती है कि आपके ज़ाती तौर पे ये चीज़ें होनी चाहिए। सही। ठीक है, तो आपकी जो ज़ाती चीज़ें हैं ये सारी होनी चाहिए। आपकी टॉयलेटरीज आ गई हैं, आपकी कुछ भी लाइक टावल और एनीथिंग दैट इज़ लाइट वेट, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीज़ें रख नहीं सकते, तो सब कुछ बहुत काउंट करके रखना पड़ता है। सही। तो ये यूजुअली ग्रुप्स में होता है या आप इंडिविजुअल भी जा सकते हैं? एज ए सोलो प्लेयर अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं? इंडिविजुअल इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। वैसे जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन यू विल गेट लॉस्ट, डिपेंड करता है आप जा कहाँ रहे हैं। अगर आप माउंटेनियरिंग करने जा रहे हैं हाई एल्टीट्यूड पे, लेट्स से 4,000 पे अकेले जा रहे हो, आपको वहाँ पे कोई ना कोई जानवर टक्कर सकता है, क्योंकि इस हाइट पे आपको वैसे ही आगे पीछे जानवर मिलते नहीं, इंसान मिले तो कौन छोड़े। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद आपको वहाँ पे इन केस आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, या तूफान आ जाता है, या एवलांस आ जाती है, यूर ऑन योर ओन, नोबडी वुड इवन नो यूर डेड। एग्जैक्टली। तो अपने साथ एटलीस्ट 2-3 लोग लेके जाने चाहिए। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना विल्डरनेस में मर जाते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग मिसगाइडेड या फिर लॉस्ट, क्योंकि आपके पास कोई गाइड नहीं है। ट्रू। जब आप उसी जगह के बंदे को उठाते हो, उसको पता होता है उसने कब वो क्या कर रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, तो अपने साथ कम से कम 3 पोर्टर्स रखें और एक गाइड होनी चाहिए। तो ये आपका जब जाते हैं उसका पूरा बनता है ग्रुप, तो इसकी पहले कोई इनरोलमेंट वगैरह होती है? किस तरह से इसका सारा सिलसिला चलता है? कोई इसका सीज़न भी है? हाँ, माउंटेनियरिंग का सीज़न समर्स में होता है। ठीक है। और उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप जो माउंटेनियरिंग ग्रुप्स हैं या अनाउंसमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखें। यू पार्टिसिपेट फॉर इट, यू टेल देम कि हाँ मैंने इस वाले पे जाना है। आप फिर सोचें, जब वो डिटेल्स आपको बताएं आप खुद सोचें कि क्या आप रेडी हैं इसके लिए। लेट्स से स्पांटिक जो है अराउंड 6,000-7,000 में है, तो अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो आर यू रेडी फॉर दैट हाइट? क्या आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी है, फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है, क्या आप मेंटली स्ट्रेंथन है ऐसी चीज़ों के लिए? बिकॉज ये जो है दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि अक्सर बंदा हार जाता है सिर्फ सोच के कि मैं नहीं कर सकता ये। तो ये चीज़ें आपको पीछे छोड़ कर आनी होती है। एक दफ़ा आप निकल जाओ तो फिर आप निकल जाओ, देयर इज़ नो टर्निंग बैक। अगर आप लेट्स से K2 पे जा रहे हैं, हाफ वे पे जाके फॉर एनी रीज़न आप आगे नहीं प्रोसीड कर सकते, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? डिपेंड करता है रीज़न क्या है। बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी। अच्छा, वापस का होता है? बिल्कुल उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए आप वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, आपने रिस्क नहीं लेनी। अगर आपको लगता है आप बीमार हो गए, आपने रिस्क नहीं लेनी है, आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी जगहों पे जो बीमारियां होती हैं वो नॉर्मल नहीं होती हाँ, हैं। बिल्कुल। दे कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। आपको अगर कोई रिस्क लग रही है, यू टर्न बैक, कोई बात नहीं, पहाड़ उधर ये कहीं नहीं जा रहा, आपकी जान उधर नहीं है। अगर आपने एक दफ़ा खो दी, बिल्कुल ऐसे ही। इफ़ यू हैव अनदर लाइफ, यू हैव अनदर डे, तो यू जस्ट गो ऑन होपिंग फॉर द बेस्ट, यू कैन ऑलवेज टर्न बैक। बिल्कुल। अच्छा, आप पाकिस्तान की पहली लेवल 2 सर्टिफाइड माउंटेनियर भी हैं, इसका ज़रा थोड़ा बताइए कि ये क्या है, लेवल 2 क्या है? बेसिकली मैंने कुछ पहले ही आपको बताया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली स्टडी व्हाट यू डूइंग। ठीक है, हर काम को जो कर रहे हो आप, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, अगर आपको एजुकेशन नहीं है ना इनके बारे में, यू माइट गेट स्टक समवेयर इन लाइफ। अगर मैं पहाड़ों पे चढ़ना शुरू हो जाऊं लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस जो जोश और जज्बे में, तो हो सकता है मैं किसी एक पॉइंट पे जाके फंस जाऊं। और फंसने की बहुत ही कोई स्टूपिड रीज़न हो सकती है कि मैंने पढ़ा नहीं था कि यहाँ इतना डिग्री टेम्परेचर लो होगा, मैंने कपड़े पूरे सही से रखे नहीं हैं, या मैं गाइड को साथ नहीं लेकर गई,
या मुझे क्या कहीं जगह से उतरने का तरीका नहीं आता या चढ़ने का तरीका नहीं आता, तो मैं फंस सकती हूँ। सही। तो फॉर दैट रीज़न मुझे माउंटेनियरिंग का शौक चढ़ा है। एंड फॉर दैट रीज़न मैंने अपना माउंटेनियरिंग कोर्स किया, लेवल 2 सर्टिफाइड। ठीक है। आई एम द ओनली माउंटेनियरिंग लेडी इन पाकिस्तान जिसने एक्चुअली कह सकते हैं एजुकेटेड माउंटेनियर। सही, वेरी गुड। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन, जहाँ पे आपको एक दुश्वारी आती है, कोई भी स्पोर्ट्स हो कि यार ये चीज़ जो है एक स्पोर्ट्स पर्सन को तंग करती है लाइफ के अंदर? आई थिंक द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। तो हैव यू एवर ट्राइड एनी स्पॉन्सरशिप? को मिली या कोई ट्राई की है आपने? आई हैव स्पॉन्सरशिप फॉर अ फ्यू स्पोर्ट्स। मैं बेसिकली सीजन्स का वेट करती हूँ, सीज़न आएगा तो फिर मैं करूँगी। जैसे अभी आगे हॉर्स राइडिंग का सीज़न आ रहा है, तो आई विल बी हॉर्स राइडिंग। एंड समर्स के अंदर स्विमिंग का सीज़न आता है। ऑनेस्टली आपने जो शुरू में बात की ना कि जितने भी हमारे एथलीट हैं वो नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनको अपनी एजुकेशन भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जितने भी हमारे एथलीट हैं ज़्यादातर बेचारे अपनी एजुकेशन से हाथ धो बैठते हैं। आज आप 99% हमारे एथलीट जो हैं जो नेशनल लेवल पे जिन्होंने कुछ ना कुछ अपनी डोमेन में किया हुआ है, आज वो बेचारे बेरोज़गार हैं या कोई भी ऐसा लेबर वर्क कर रहे हैं, कोई भी वेल ऑफ नहीं है। एग्जैक्टली यही तो मसला है कि आप एक बहुत अच्छे एथलीट हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, लेकिन अगर आप कर भी रहे हो तो आपका क्या फ़ायदा? बिल्कुल। आपकी स्पोर्ट्स से आपका घर बच जाएगा? क्या आपके बच्चों का पेट भर जाएगा अगर आप बाहर जाके क्रिकेट खेलोगे? कभी भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिकेट के अंदर चलो पैसा है, लेकिन अगर आप लेट्स से हॉकी वो जीत कर आते हो, स्क्वॉश जीत कर आते हो, क्या आपके बच्चों का पेट भर है? क्या आपको गवर्नमेंट कह रही है अच्छा चले हम आपको पेंशन देते हैं खेलने पे, हम आपको स्टाइपेंड देंगे पर साल पर मंथ? जो बच्चे छोटे छोटे अपनी एक टैलेंट दिखाते हैं, जान लगाते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, क्या उनको मिल रहा है? ऑनेस्टली शायद आज के तो हमारे जो अभी की जो ब्रीड चल रही है, जो भी बच्चे छोटे हैं मैट्रिक से पहले, उनको तो पता ही नहीं है। स्पोर्ट्स तो छोड़ें, नेशनल हमारी गेम का नहीं पता कि हॉकी है या क्रिकेट है। ठीक है, ज़्यादातर को यही पता है क्रिकेट है हमारा। ठीक है, तो इस चीज़ पे मेरा ख्याल है जब तक देखें आवाज़ नहीं उठाई जाएगी ना, ये ऐसे ही चलता जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं है मेरे ख्याल से। वी शुड जस्ट स्टॉप रेजिंग आवर वॉइस एंड स्टार्ट डूइंग। आखिर कब तक आवाज़ उठाते रहेंगे? नहीं, आवाज़ के साथ प्रैक्टिकल भी होना है ना। देखिए, अब आप एक तरफ से फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस रखती हैं, अच्छा, जब तक आप जैसे लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, ठीक है, उस वक्त तक आप भी अगर ये सोच के आवाज़ नहीं उठाएंगे भाई ठीक है कुछ नहीं हो रहा तो इट्स ओके, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं आवाज़ उठाती रहूँगी, एक हद तक लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, 3 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रेंड है कि आप तमाशा जो है ना 3 दिन बर्दाश्त करते हो, उसके बाद आपको नया चाहिए होता है। लास्ट बस मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके जो फिजियोथेरेपी जो आपकी मेन डिग्री है उसको किस तरह से लेके चल रही हैं? आई यूज़ दैट इन माई स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, तो किस तरह से इसको देख रही हैं? कुछ इसका प्रैक्टिकली भी कर रही हैं या सिर्फ स्पोर्ट्स के उसमें ही? आई एम बेसिकली आई हैव चेंज्ड माई फील्ड। मेडिकल मैंने किया था बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ आई लव being at help with for everyone, right? ठीक है, even I have a first aid kit in my car all the time। अच्छा, तो different fields, different जगहों के लिए first aid provide करना, इंसानों की खिदमत करना is something that sets peace to me। एक दिली सुकून आता है किसी इंसान को सुकून में रख के। But I changed my profession and now I'm a commercial pilot। और रियली इस पे भी चलें बात कर लेते हैं। हाँ, वो लेकिन उस पे मैं एकदम स्किप हो गया। तो अभी क्या इसकी ट्रेनिंग चल रही है या बन चुकी हुई है? आवर्स पूरे कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ पे हो रहे हैं आवर्स पूरे? यही वॉल्टन वाले? एविएशन एकेडमी। अच्छा, तो क्या इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? बेहतरीन। कितने आवर्स हो चुके हैं अभी? आवर्स मेरे अराउंड लाइक इनिशियल हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन टोटल कितने आवर्स कंप्लीट करने होते हैं? टोटल हमने 180 to 200 आवर्स पूरे करने होते हैं। और ये भी मैंने सुना है कि बहुत एक्सपेंसिव डिग्री है। बिल्कुल एक्सपेंसिव है। तो इसके बाद आगे क्या प्लान्स हैं? पायलट बनना है? पायलट तो मैं बन जाऊंगी। पाकिस्तान के एविएशन के हालात बेहतर करने हैं। सही। देन अगेन बात ये, आवाज़ उठाने का फ़ायदा नहीं अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा। प्रैक्टिकली करें ना। मैं एक दफ़ा, मेरे एक जानने वाले हैं वो PIA में पायलट है, तो मैंने उन्हें बड़ा सिली सा सवाल पूछा। वो यूजुअली गाड़ी बड़ी तेज़ ड्राइव करते हैं, तो मैंने कहा अली भाई आप जहाज़ भी इसी तरह तेज़ तेज़ चलाते हैं? तो मैं को उस पर को फील होती है जैसा गाड़ी में तो एक थ्रस्ट आती है ना, तो उनका कहना था हाँ वहाँ पे भी एक फ़ील आती है आपको कि आप जहाज़ एक से
बड़े पे जब जाते हैं, बड़े से उससे बड़े पे जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक फ़ील आती है उसकी भी, जिस तरह इसकी गाड़ी की थ्रस्ट है उसका भी सेम थ्रस्ट है, तो आपको भी, क्योंकि बिल्कुल वो छोटे वाले पे आप कर रहे होंगे ट्रेनिंग वाले पे, तो उसकी कोई है आपको फील आता है? एक ही जहाज़ पे अभी ट्रेनिंग करवाए जा रहे हैं या यहाँ पे भी डिफरेंट है? वो घोड़े वाली बात ही आ गई दोबारा। हाँ, नहीं हमारे यहाँ पे हैं, काफ़ी डिफरेंट हैं जहाज़। तो दे मेक श्योर क्या हर दफ़ा आप डिफरेंट हाँ, उसके डिफरेंट अंदर बैठे? इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, विसिनिटी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पे पढ़ाई पे बहुत फोकस किया जाता है। पहले आपकी ग्राउंड ट्रेनिंग होती है 3-4 महीने की, सही। उसके बाद आपको जहाज़ से बिठाया जाता है, आप इंस्ट्रक्टर्स के साथ फ्लाई करते हो जब तक आप इस काबिल नहीं हो कि आप सोलो कर सको, ठीक है। फिर आपको सोलो प्लेन दिया जाता है। सोलो कब कितने आवर्स कंप्लीट होने के बाद दिया जाता है ये आपको? इंस्ट्रक्टर बताता है, ये एक उस्ताद की जजमेंट होती है कि उसका जो बच्चा है वो तैयार है सोलो के लिए कि नहीं। ठीक है, तो जब इसमें बच्चे के अंदर खौफ नहीं होता है ना, तो फिर आप उसको अकेला छोड़ देते हो। बिल्कुल सही है। तो कितने साल की टोटल ट्रेनिंग है आपकी? 2 साल। 2 साल की पूरी, 2 साल के बाद यू विल बी कम्प्लीटली कमर्शियल पायलट। Yeah. तो उसके बाद यू विल बी कम्प्लीटली रेडी टू फ्लाई पैसेंजर Depends on प्लेन? the opportunities. Then again ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आपको opportunities, chances सब कुछ खुद बनाना पड़ता है। आपको कभी भी आसमान से टपकती नहीं है हाँ, वो चीज़ें। तो है। अपॉर्चुनिटीज़ तो हर डोमेन के अंदर लैक कर ही रही हैं। बिल्कुल, चलें, तो विश यू जहाँ ऑल द मिलती है लक। तो होपफुली आप एक अच्छी पायलट बनेंगी, एंड स्पेशली जो आप चाहती हैं टू ब्रिंग सम चेंज, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि होपफुली इंशाल्लाह यू विल ब्रिंग सम चेंज। इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025 फ्रॉम डिजिटल पर्सपेक्टिव? क्योंकि मेरी डोमेन भी थिंक डिजिटल है, तो हम चीज़ों को डिजिटली लिंक करते हैं। आपकी स्पोर्ट्स, आपका प्रोफेशनल करियर जो है डिजिटली, इसको कुछ ग्रो होता हुआ देख रही हैं इन 2025? बिल्कुल देख रही हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान डिजिटली बहुत ग्रो कर रहा है, लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, उनको पता है उन्हें डिजिटली कैसे पैसा कमाना है, उनको पता है कि अगर इवन इफ दे यूजिंग टिकटॉक और इंस्टाग्राम, उन्होंने कैसे करना है। आपकी शॉप्स ऑनलाइन आ गई हैं, आपकी शॉपिंग ऑनलाइन है, सेल परचेज सब कुछ ऑनलाइन है, जब आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। आई थिंक पूरा मुल्क डिजिटली शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि मैं खुद कैश नहीं रखती, मैं डिजिटल कैश रखती हूँ और वो मैं उसी तरह पे करती हूँ। ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो गई है। चलें, अल्लाह करे इंशाल्लाह और भी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया फातिमा आपका, आपने टाइम निकाला और आप आई, काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। गाइस, आप इस पॉडकास्ट को लाजमी देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम एपिसोड आप तक टाइमली पहुंच सकें। फातिमा जैसे जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, इनको हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठाना चाहिए। अगर आप में से भी कोई ऐसा शख्स, कोई भी फीमेल, मेल, अगर कुछ ऐसी अचीवमेंट हैं लाइफ में आपकी कि आप चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों तक पहुंचाई जाएं, तो आप मेरी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इस पॉडकास्ट के अंदर ज़रूर इन्वाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।